हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो में यार मैं आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूं थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए। यार जब आप एस ब्लॉक पढ़ते हो तो यार उसमें एक जनरल क्वेश्चन ये आता है कि अगर जो कार्बोनेट्स हैं डाउन द ग्रुप जाएं तो उनकी स्टेबिलिटी को क्या होगा, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी को क्या होगा और सॉल्युबिलिटी को क्या होगा। ऐसे सल्फेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी को क्या होता है, हाइड्रोक्साइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी को क्या होता है। तो यार इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों से ट्रिक की बात करी जाएगी कि जिससे आप लोगों की कोई सी भी यार थर्मल स्टेबिलिटी पूछ ले, किसी की भी यार आपको सॉल्युबिलिटी पूछ ले, आप लोगों को उसका ऑर्डर फाइंड कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि एस ब्लॉक में देखो यार वैसे तो मेजॉरिटी चीज आपको याद करने वाली होती है ना, लेकिन और जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यहां से काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं कि यार आपको नाइट्रेट्स दे दिया, जैसे उसकी बोल रहा है कि यार सॉल्युबिलिटी बताओ, नाइट्रेट दे दिया उसको बोल रहा है थर्मल स्टेबिलिटी बताओ। तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर दिए, डिक्रीज कर दिए, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कैसे हम लोग उसे एक लंबे समय तक याद कर सकते हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता होगा यार हमारा बैच चल रहा है, कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट केमिस्ट्री, कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है। आप ऐप और वेबसाइट पे जाके जरूर इसे चेक कर सकते हैं। आपको यार पूरा अगर केमिस्ट्री पढ़ना है, इंडिविजुअल कोर्स केमिस्ट्री का लेना है, तो वो भी आप डेफिनेटली ले सकते हो। वो यार पूरी फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूं। अगेन ऐप और वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। पीवाईक्यूज के वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, प्रैक्टिस सेशंस मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी इसमें इन्वॉल्व रहेगी। ऑलराइट, तो चलो यार इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ रहा है आपका थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी। बच्चों को ये बहुत टफ लगता है, लेकिन इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में हमको देखना भी समझ में आ जाएगा। हमसे यार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हमको सपोज करो ग्रुप 1 के कार्बोनेट्स दे देगा, सल्फेट्स दे देगा, हाइड्रोक्साइड्स दे देगा, पूछेगा थर्मल स्टेबिलिटी बताओ, पूछेगा सॉल्युबिलिटी बताओ। तो आपको कैसे करना है उस चीज को देखो। पहले मैं आपको थर्मल स्टेबिलिटी समझाता हूं, है ना, फिर हम लोग सॉल्युबिलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। थर्मल स्टेबिलिटी, तो थर्मल स्टेबिलिटी में सीधा सीधा आपको क्या देखना है, लैटिस एनर्जी। यहां पे क्या देखनी होती है आपको, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, बिल्कुल, वो थर्मली स्टेबल रहेगा। मतलब हीट वीट दे दोगे तो वो टूटेगा नहीं, मोर थर्मली स्टेबल। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो वो थर्मली स्टेबल रहेगा। ठीक है, अब इसको आप कैसे पढ़ सकते हो, इसको आप दो केसेस बना सकते हो, या फिर चलो केस वन। केस वन क्या है आपका, पॉलीएटॉमिक अनायन। मतलब एक ऐसा अनायन जिसमें एक से अधिक एटम्स हो, एक ऐसा अनायन जिसमें एक से अधिक एटम हो। जैसे आपका कार्बोनेट CO3 2-, ठीक है, जैसे आपका सल्फेट, जैसे आपका नाइट्रेट, जैसे आपका हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो केस वन क्या है, पॉलीएटॉमिक अनायन, मतलब एक से ज्यादा एटम्स है, उसमें एक से ज्यादा एटम्स है। तो ये क्या है, आपके बड़े बड़े अनायंस हैं। दीज आर, यहां पे लिख लो, लार्ज अनायंस है ये। अब यार मैंने आपको क्या बताया है कि यार अगर कोई लार्ज अनायन है तो उसको स्टेबल कौन करेगा, लार्ज कटायन। अगर कोई छोटा अनायन है तो उसको स्टेबल कौन करेगा, छोटा अनायन। तो यहां पे बड़े बड़े अनायंस हैं तो इनको स्टेबल कौन करेंगे, बड़े बड़े कटायंस। तो डाउन द ग्रुप हम जाते जाएंगे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करती जाएगी। क्यों, क्योंकि ये बड़े बड़े अनायन है और इनको स्टेबल करने के लिए बड़े बड़े कटायन चाहिए। तो डाउन द ग्रुप साइज भी इंक्रीज करती है कटायन की, तो इनकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। तो एक बात मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं कि इस केस में थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। हाँ या ना, एक बात मैं लिख सकता हूं कि थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज के। अब जैसे देखो ग्रुप 1 या फिर कोई सा भी, अब तो बहुत आसान हो गया। जैसे सपोज करो ग्रुप 1 के हम कार्बोनेट्स लेते हैं। जैसे देखो Li2CO3, ठीक है, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 और सीजियम का कार्बोनेट। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपकी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। यहां पे एक और पॉइंट दिमाग में आया है, ये भी चीज आपको यहीं पे बता देते हैं कि जैसे सपोज करो आपका Li2CO3 है, इसको हीट करो तो कैसे टूटेगा, Li2O प्लस CO2 में करोगे, ठीक है, तो ये टूट जाएगा। लेकिन इसके अलावा आप कोई सा भी ले लो, Na2CO3 ले लो, K2CO3 ले लो, Rb2CO3 ले लो,
या फिर सीजियम का कार्बोनेट ले लो। इन चारों को ही अगर आप हीट करोगे तो नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन होगी, मतलब ये टूटते ही नहीं है। केवल और केवल लिथियम का ही कार्बोनेट टूटता है उसके ऑक्साइड और CO2 में। ये सारे क्या हैं, भयंकर स्टेबल है, दे आर भयंकर थर्मली स्टेबल, बहुत ही जबरदस्त तरीके से थर्मली स्टेबल है ये, ठीक है। ऐसे ही जैसे मान लो ऐसे ही सल्फेट आ गया, ऐसे ही मान लो सल्फेट हो गया, सेकंड ग्रुप के ले लेते हैं, चलो बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। ऐसे ही स्ट्रॉन्शियम का सल्फेट और बेरियम का सल्फेट। तो आपको डाउन द ग्रुप पूछ रहा है थर्मल स्टेबिलिटी, बताओ क्या होगा। तो आप अनायन देखो यार, अनायन देखो, तो अनायन क्या है, सल्फेट है, पॉलीएटॉमिक है, हाँ यार, तो साइज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी। ऐसे ही हाइड्रोक्साइड देख लो, कुछ भी देख लो पॉलीएटॉमिक में, हाइड्रोक्साइड देख लो, जैसे देखो बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड, ठीक है, चाहो तो ग्रुप 1 ले लो, एक ही बात है, ये आपको दोनों के लिए ही बताया जा रहा है। कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड ले लो, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, और बेरियम, तो बस डाउन द ग्रुप देखो, डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, बिल्कुल इंक्रीज करेगी, बिल्कुल इंक्रीज करेगी। आई बात समझ में, तो बहुत आसान है ना, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। पॉली एटॉमिक अनायन है, बड़े बड़े अनायंस है, तो उसको स्टेबल कौन करेगा, बड़े बड़े कैटायंस, तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी थर्मल स्टेबिलिटी। और ऐसे ही केस 2 में आ जाओ, केस 2 में क्या हो सकता है, केस 2 में क्या है, केस 2 में है आपका, मतलब आपके मोनो एटॉमिक अनायंस है, मोनो एटॉमिक अनायन, मतलब छोटे छोटे अनायन है ना, मतलब ये आपके स्मॉल अनायंस है, लिख लो यहां पे, लिख लो, ये क्या है आपके स्मॉल अनायंस है। तो अब स्मॉल अनायंस को स्टेबल कौन करेगा, छोटे कैटायंस, छोटे कैटायंस मतलब थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डिक्रीज करेगी। यहां पे क्या बोल सकता हूं, थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। आई बात समझ में, क्लियर हुआ है। जैसे आपके हाइड्राइड्स हो गए H-, जैसे आपके क्लोराइड्स, फ्लोराइड्स, हेलोजेंस हो गए, जैसे आपके हेलोजेंस हो गए, जैसे देखो आपका ये था ना LiH, NaH, पोटेशियम, रुबिडियम का हाइड्राइड और सीजियम का हाइड्राइड। अब देखो H- है तो मोनोएटॉमिक एनायन है, एक ही तो एटम है, तो डाउन द ग्रुप इसकी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा। तो ये चीज है इस तरीके से। अब बस, अब थर्मल स्टेबिलिटी पूछे तो सीधा सीधा अनायन पे देखना, अगर पॉलीएटॉमिक है तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी, और मोनोएटॉमिक है तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी। आई बात समझ में, ये चीज क्लियर हुई है। तो थर्मल स्टेबिलिटी इस तरीके से पता लगा सकते हैं। और क्या है नेक्स्ट, क्या है आपका सॉल्युबिलिटी। आपसे ये भी पूछता है सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताओ, ये भी पूछता है सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर बताओ, ये भी चीज पूछी जाती है। तो अब हमें पता है फॉर अ कंपाउंड टू बी सॉल्यूबल, अगर किसी कंपाउंड को सॉल्यूबल होना है, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हाँ, लैटिस एनर्जी पे और हाइड्रेशन एनर्जी पे। तो उसकी लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम, लो लैटिस एनर्जी, और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा, हाई हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। अब इसमें बस एक बिहेवियर आपको ध्यान रखना है, किसका, हाइड्रोक्साइड्स का। एक बिहेवियर आपको ध्यान रखना है हाइड्रोक्साइड का, कि जैसे आप लोग मान लो बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक है, जैसे ही मैग्नीशियम का डाउन द ग्रुप चल रहा है ना, ये बता दो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, स्ट्रॉन्शियम का और बेरियम का, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है हाइड्रोक्साइड के। अब क्यों, इसमें रीजन आता है, पहले तो चलो ये लिख लो, इंक्रीज करती है। अब इसका रीजन क्या होता है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो लैटिस एनर्जी है वो भैया डिक्रीज करती जाती है आपकी, अच्छी बात है, लैटिस एनर्जी लो होनी चाहिए, अच्छी बात है, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। और हाइड्रेशन एनर्जी रिमेन्स सेम। डाउन द ग्रुप जाते जाते हम तो हाइड्रेशन एनर्जी पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं आता, लेकिन लैटिस एनर्जी कम होती जाती है।
लैटिस एनर्जी कम होती जा रही है तो सही है, अच्छी बात है, वो सॉल्यूबल होता जाएगा, तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती जाती है। इसके अलावा कोई भी है, जैसे आप लोग सपोज करो कार्बोनेट्स ले लिया, इसके अलावा कोई भी ले लो, ठीक है, सपोज करो आपने सल्फेट्स ले लिया, है ना, चाहो तो लिख लो जैसे कार्बोनेट, है ना, एक सेकेंड, जैसे आपने सपोज करो कार्बोनेट ले लिया, ये ले लिया कार्बोनेट भैया, ठीक है, कार्बोनेट भैया ले लिया, ठीक है, ये ले लिया कार्बोनेट, है ना। ऐसे ही आप लोग सल्फेट्स ले लो, चाहो तो ऐसे ही सल्फेट ले लो, ठीक है, कैल्शियम का सल्फेट ले लिया, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट, ऐसे ही बेरियम सल्फेट। तो डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। अब इसका भी रीजन पता होना चाहिए हमें, है ना, ये लाइन खींच दो ना, हाइड्रोक्साइड्स का ऊपर है, बाकी सल्फेट कार्बोनेट आ जाए, नाइट्रेट्स आ जाए, तो इसका ये सब है। क्यों? अब लैटिस एनर्जी डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो लैटिस एनर्जी सेम रहती है इसमें डाउन द ग्रुप, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती जाती है। और हाइड्रेशन एनर्जी तो क्या होनी चाहिए थी? हाई होनी चाहिए थी। तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करती जाती है तो आपकी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज करती जाती है। बस कुछ नहीं यार, एक बात इसका ध्यान रखिएगा, किसका? हाइड्रोक्साइड्स का, कि हाइड्रोक्साइड्स की बस सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है, बाकी सब की डिक्रीज ही कर रही है, बाकी सब की डिक्रीज ही कर रही है, ठीक है।